ये मेरी गलती है, नहीं ये मेरी ही गलती है। मैंने इसे देखा, किसी ने मुझे बोला था इसमें हाथ डालने के लिए, नहीं, बट मेरी गांड मस्ती तो देखो। तो अब आपके भाई ने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया हुआ है, एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा मूवी के ट्रिलॉजी को खत्म किया, जिसे आप फॉल्ट ट्रिलॉजी के नाम से भी जानते हो। जहां इसकी पहली मूवी आई थी माय फॉल्ट नाम से, दूसरी आई थी योर फॉल्ट नाम से, और इसका अभी फाइनल एंड गेम रिलीज हुआ है आवर फॉल्ट नाम से, जो कि अपने नाम के साथ जस्टिस भी करता है कि हमारी ही गलती थी कि अगर ऐसी चिलगोजो जैसी फिल्मों को भाव मिलता रहेगा तो ऐसी पिक्चरें और आती रहेंगी। जहाँ पे अब जो कि ये अपोकलिप्स अभी खत्म हुआ है, तो अब आपको ये बता देता हूँ कि इस जंग में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, एंड मैं अपने पोते पोतियों को फाइनली बता सकूंगा कि तुम्हारे दादा कैसे लड़ाकू थे। उन्होंने 2023 से लेकर 2025 तक की फॉल्ट ट्रिलॉजी को 24 घंटे तक उनका सामना किया और जीत के वापस लौटे। एंड अब जो कि मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि उस अंधेरी रात काली पहाड़ी पे ऐसी क्या बात हुई कि मुझे ये फिल्म एक रात में ही शुरू करके खत्म करनी पड़ी। तो गुरु द फॉल्ट ट्रिलॉजी की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि नोवा, वो लड़की 2023 की माय फॉल्ट ट्रिलॉजी के पहली मूवी में अभी 17 साल की है, स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड इसके अपने माँ के साथ अब उसके अपने नए अमीर हस्बैंड के पास वो शिफ्ट होने जा रही है, जो कि नोवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये नया वाला एडजस्टमेंट। जहाँ फिर उसकी मुलाकात अपने नए स्टेप ब्रदर निक से होती है, जो कि अभी 21 साल का है, और शुरू में वो भाव नहीं देता क्योंकि वो अपनी छिनारी और इलीगल रेसेस और लौंडा लपाड़े वाले कामों में मस्त है और व्यस्त है। पर एज एन ऑब्लिगेशन के तौर पर अभी वो उसकी सिस्टर, आई मीन स्टेप सिस्टर है, तो उसका ध्यान देना भी उसका बनता है, वो फैमिली है और वो उसे किसी भी तरीके की परेशानी में नहीं डाल सकता, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है जो कि वो नहीं उठाना चाहता। एंड इसी नोकझोंक के बीच में कई सारी बहस होती है कि तू कौन होता है मेरा, मैं कौन होती हूँ तेरी, एंड देन तभी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरबिडन फ्रूट। मुझे वही चाहिए जो मुझे नहीं मिल सकता, मुझे वो करना है जो मुझे नहीं करना चाहिए। जहां नोआ जब ये रियलाइज करती है कि अगर इसे ऐसे टीज करके कंट्रोल किया जा सकता है अपने स्टेप ब्रदर निक को, तो वो उसे और भी टीज करना शुरू करती है, एंड इवेंचुअली कई सारे किसेज एंड उंगलियों का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों पे वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। उन्हें प्यार हो जाता है एंड फिर वो बीच पे सेक्स करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस सीन है अपनी पहली वाली मूवी का। एंड यस, जितना आप अनकंफर्टेबल सोच रहे हो वो उतना अनकंफर्टेबल होगा, पर आप ये भी बात जानते हो कि ठरक इंसान को कहां से कहां तक नहीं गिरा देता, तो इट्स प्रिटी अंडरस्टैंडेबल। जिसमें से अब ये कई सारी नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती, बट एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताऊंगा जो कि इंडियन ऑडियंसेस को जानने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि माय फॉल्ट मूवी एक्चुअली में अपनी हिंदी मूवी वॉर 1 की एंडिंग से इंस्पिरेशन लेकर अपनी मूवी को एंड करती है। जहाँ पे आपको वो याद है वॉर 1 मूवी में, जहाँ पे जब ऋतिक रोशन क्लाइमैक्स के दौरान में टाइगर श्रॉफ के साथ बर्फ के ऊपर अपनी सुपर कार्स के साथ सर्कल्स में घूमते रहते हैं, अपनी कार्स को ड्रिफ्ट करते रहते हैं, तो उसी सीन को फोरशैडो करते हुए मूवी माय फॉल्ट अपने वॉर 1 के उसी सीन को मूवी के शुरू में उस सीन को प्ले करती है एज ए चेकऑफ्स गन के तौर पर, एंड मूवी के एंड में उसी वही सर्कल वाले कार्स के ड्रिफ्ट को दिखाते हुए अपनी मूवी को एंड भी करती है। एंड वो देख काफी फन सा भी लगता है कि ए भगवान, एक मिनट, इन्होंने अपनी हिंदी पिक्चरों से इंस्पिरेशन लेकर इस पिक्चर को इस तरीके से एंड किया हुआ है। तो भाई अब वही डायलॉग याद आता है कि पहले अमेरिका क्या कहता था। खैर, अब अपनी पहली मूवी जैसे तैसे करके जब एंड होती है, तो फिर जब दूसरी मूवी आती है 2024 की योर फॉल्ट, एंड यस, इस टाइम मेरी गलती थी कि मैंने इस सेकंड मूवी को शुरू किया, जहां इस पिक्चर में नोवा एंड निक के पेरेंट्स को उनके नाजायज संबंध के बारे में अपनी पहली मूवी के एंड में ही पता चल चुका होता है। एंड दूसरी मूवी का मेन प्लॉट जो है यही होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप मतलब खत्म किया जाए, मतलब कि ये जो भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बस अब खत्म करें इसे। जिसके लिए फिर अपनी नोवा की माँ ने निक की जिंदगी में एक नई लड़की भी इंट्रोड्यूस की, जो कि उसके ऑफिस में हेल्प करेगी एंड उसके साथ उसका काम भी करेगी। एंड वही तभी अपने सेकंड मूवी में नोवा का हाई स्कूल भी कंप्लीट हो चुका होता है, एंड अब वो 18 की हो चुकी है। यस, अब वो 18 की हुई है, उसे कॉलेज जाना होगा, एंड निक को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होने लगती है कि यार अब इसे कॉलेज जाना होगा, नए लड़कों से मिलेगी, अच्छे लड़कों से मिलेगी, और एक औरत को मैं कब तक ही पैसों से बांध के रख सकता हूँ। तो निक की ये डेस्पिरेशन साफ देखने को हमें मिलती है, और वो कई सारी ऐसी हरकतें भी करता है जो कि एज एन इनसिक्योर मैन नहीं करनी चाहिए, बट हो जाती है, आप समझते हो वो उम्र है। एंड इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हुए नोवा एंड निक के पेरेंट्स उन्हें फिल्म के एंड में अलग करवा देते हैं, जिसके बीच में 50 सब प्लॉट्स और भी चलते रहते हैं, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जहां फिर कहानी में निक की माँ भी
होती है जो कि उसे बचपन में छोड़ के जा चुकी होती है। तो बेचारी की इनसिक्योरिटी एक्चुअली में एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है एंड नोआ की माँ एक्चुअली में एक होम रेकर निकलती है कि उस अमीर हस्बैंड ने चीट उससे करवाया था ताकि नोआ की माँ को फाइनली एक अमीर मोटा मुर्गा मिल सके अपनी रिच लाइफ बिताने का। एंड इस बात को मूवी बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करती कि कैसे नोआ की माँ ने एक बने बनाए घर को तोड़वा दिया। एंड तभी फिर कहानी में एक और सब प्लॉट आता है ब्रायर का, जो कि नोआ की कॉलेज रूममेट भी है और निक की एक्स है, जो कि निक को बहुत ही पहले 2 महीने के लिए डेट भी कर चुकी है, एक प्रेग्नेंट भी थी, फिर एक कार एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त भी चली गई, मिसकैरेज भी हो गया, जिसके बाद से निक की वो एक्स एक तरीके की साइको हो गई। एंड वो सारे डॉट्स एक साथ अभी आके कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आगे चल के निक की लाइफ को और भी बेकार करेंगे। खैर अब इस पॉइंट पे ये मूवी ऑब्वियस सी हो जाती है एंड आते आते कि ये मूवी कंप्लीट नहीं है। इट वाज सो ऑब्वियस कि एंड में इन्होंने आवर फॉल्ट के साथ एंड गेम इन्हें डिलीवर करना है। तो जब 2025 में अभी आवर फॉल्ट मूवी शुरू हुई तो 4 साल बीत चुके थे। नोआ एंड निक का कोई रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि अपने सेकंड मूवी के एंड में ही, योर फॉल्ट के एंड में ही उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा अपने राइटर साहब का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ये बात तो एटलीस्ट वो समझते हैं कि कॉलेज में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाता। एंड तभी नोआ ने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया जब अपने आवर फॉल्ट मूवी की शुरुआत हुई। 4 साल बीत चुके हैं जहां पे निक अपना वही रुथलेस बिजनेस टाइकून बन चुका है और नोआ डोर टू डोर जॉब्स कर रही है ताकि वो बिना किसी हेल्प से अपने करियर को बना सके, जिसमें आप बस अंदाजा ही लगा रहे होते हो कि चलो ठीक है, अपनी पहली मूवी में इनका ब्रेकअप हुआ था, 4 साल बीत गए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मिलेंगे तो कैसे ये थोड़ा थोड़ा पास आकर के अपनी रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करेंगे। बट नहीं, मूवी के शुरू के 25 मिनट में ही वो दोनों ने सेक्स कर लिया अपने सारे डिफरेंसेस को असाइड करते हुए। एंड आप हैरान होते हो कि एक मिनट ये कैसे, मतलब ये क्या कर रहे हो, अब कुछ तो बिल्ड करो, अभी तुरंत ही कैसे शुरू हो गए आप यहाँ पे। पर फिर राइटर साहब का भी एक इंटेंट था क्योंकि वो सेक्स को ऐसे ही नहीं जाने वाला था। मूवी के शुरू में ही एक फ्रेंड की शादी में दोनों एक दूसरे के साथ जब इंटीमेट होते हैं एंड देन मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अपना निक अपनी नोआ को माफ नहीं कर पाता क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों अलग हुए थे। एंड तभी नोआ ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही चीट कर लिया था, जिसकी वजह से निक उसे माफ नहीं कर पाया। बट फिर भी निक उससे दूर नहीं रह सकता क्योंकि नोआ काफी इंटॉक्सिकेटिंग है, तो मतलब वो उसे जाने भी नहीं दे सकता मगर पास भी नहीं रख सकता। एंड पास रखने का मतलब ये भी नहीं है क्योंकि वो फैमिली भी है साथ में, कई सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। एंड फिर बीच में जब दोनों का कहानी में ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है, मेजॉरिटी ऑफ 75% कहानी में, तब एंड में तभी एक बड़ा सा कांड होता है कि नोआ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एंड तभी मैं एज कैलकुलेट कर रहा था कि 1 मिनट 4 साल बीत चुके हैं, 17 की थी फिर 18 की हुई, तो मुझे अंदाजा हुआ कि 22-23 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हुई। एंड तब निक ही उस बच्चे का बाप है क्योंकि वही जो फ्रेंड वाली शादी में उन्होंने सेक्स किया था तभी उस बच्चे को उन्होंने कंसीव कर लिया था। एंड फिर तभी मूवी के एंड आते आते ये रोम कॉम के रूट पे चले जाते हैं। एंड तभी अपनी इतनी बुरी एक्टिंग एंड बैड राइटिंग के कारण वो क्यूट के फाइनल मोमेंट्स पुल ऑफ नहीं हो पाते। एंड फिर इतना ही काफी नहीं था कि शॉक वैल्यू देने के लिए एकता कपूर के टीवी सीरियल्स की तरह निक को गोली लग जाती है। एंड जिस बंदे को सॉरी बोलना चाहिए था अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को, अब वो उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड अपने बंदे को कंसोल कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, रो रही है, उसे सॉरी बोल रही है। एंड वहां पे मैंने देख के सोचा कि ओह माय गॉड, सो फायर मेनिनिस्ट राइटिंग। ओवरऑल एक बंदे ने ही तो इसका स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। अब खैर यहाँ पे क्या था कि निक भाई महीनों तक कोमा में पड़े रहते हैं क्योंकि मैं समझ पाता हूँ मूवी का बजट तो रहा ही नहीं होगा बकचोदी में जो इन्होंने खर्च कर दिया इतने सारे कपड़ों, लोकेशंस एंड सिनेमेटोग्राफी में, क्योंकि वो तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है टिमटिमाते हुए। एंड तभी हमें कुछ थोड़े से टाइम जम के बाद पता चलता है कि नोआ का एक बेटा पैदा हो चुका है एंड वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी निक का पास्ट उसके सामने आ जाता है। ब्रायर जो कि उसकी साइको एक्स थी एंड वो जो साइकोलॉजी वाला बंदा था जिसके साथ नोआ ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीट किया हुआ था एंड निक उसके पीछे पड़ गया था उसे बर्बाद करने के लिए क्योंकि कॉलेज में उसने अपने एक स्टूडेंट के साथ सेक्स किया हुआ था। तो जब नोआ ने मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर जब चीट कर दिया तो दोनों दुश्मन बन जाते हैं, ब्रायर एंड वो साइकोलॉजी वाला बंदा, कि हम दोनों मिलकर इन दोनों की जिंदगियों को बर्बाद करेंगे क्योंकि इन दोनों ने हमारी जिंदगियों को बर्बाद किया। एंड वहीं हम ब्रायर का भी साइको होना और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं क्योंकि उसका मिसकैरेज हुआ था, 2 महीने के लिए निक ने डेट किया हुआ था, मे भी शायद दोनों ने अपनी याददाश्त को भूल दिया तो निक किसी और को डेट करने लगा तो ब्रायर को और भी ज्यादा बुरा लगा। एंड अब एज अ बदला लेने के लिए
वो अब निक और नोआ के बच्चे को चाहती है कि मैं अब तुम दोनों के बच्चे को छीन लूंगी क्योंकि मेरे बच्चे को छीन लिया था दुनिया ने तुम्हारी वजह से। पर फिर वही 5 मिनट के बाद फिर पुलिस आ जाती है क्योंकि उनका कुत्ता थॉर उन्हें बचा लेता है। दोनों एंड में मिलकर शादी उदी कर लेते हैं एंड मूवी क्लोज लुक के साथ नोआ पे खत्म हो जाती है। एंड वो मैं बता रहा हूँ, वो एंड इतना ज्यादा ब्लैंड था कि कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई वेट फील नहीं होता कि क्या एक्टिंग आप कर रहे हो। बस ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर बोल रहा है जल्दी से ठोक पीट के काम खत्म करो, आखिरी पिक्चर है, बस निपटा देना है इसे। जहां पे एक बार के लिए मैं मान के चलता हूं कि चलो ठीक है, राइटिंग बुरी हो सकती है, क्लीशे हो सकता है, क्रिंज हो सकता है, पर अपने 3 साल के अंदर आपने फॉल्ट ट्रिलॉजी में अपनी एक्टिंग को भी ऐसे कंसिस्टेंटली बुरा कैसे करते चले गए। आप इस सेसफुल में अगर कंपेयर भी करोगे ना, तो इन सब पिक्चरों में जब अगर आप सस्ती मस्ती भी देख रहे हो तो इसकी बस पहली पिक्चर ही अच्छी है। मतलब अच्छी तो नहीं है, बट अगर इन तीनों को कंपेयर करोगे तो पहली पिक्चर ही ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि एटलीस्ट देयर यू फील सम जेन्युइन एफर्ट, इंस्पिरेशन, थोड़े से बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी अपना इनपुट देते हुए फील हो जाते हैं। पर बाकी के जो उसके आने वाली 2 मूवीज है वो बस बकचोदी ही चल रही होती हैं कि बस रैंडम एस चीजों को बस आगे बढ़ाते रहो। एंड थर्ड मूवी तो काफी ज्यादा रस्ट फील होती है। पर खैर, अब इसके सब प्लॉट्स एंड कहानी एंड स्ट्रक्चर में डूबने जाओ तो भाई इससे कमियां खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन मुझे इस मूवी की अपील पहली फिल्म को देखकर समझ में आया कि ये कुछ लड़कियों को, कुछ लाइक टीनेजर्स को, कुछ स्पेशल तरीके की ऑडियंस को क्यों पसंद आती है, वो उनके बीच में यह इतनी पॉपुलर क्यों है। क्योंकि इट्स अ ड्रीम, द पैशन, द आइडिया कि कोई ऐसे प्यार करने वाला होना चाहिए जो इंटेंस हो, वो आग लगा दे जिसे छूना नहीं चाहिए, वो प्यार करे जो कभी मिलवा ना सके, एंड ऑल दोज डिजायर्स अगेंस्ट द ऑल ऑड्स, वो इश्क में डूब जाना जिसका बस आप ख्वाब ही देखते रह जाते हो इस तरीके की फिल्मों में। वेयर वी अंडरस्टैंड कि हाँ इट्स इंसेस्ट एंड इट्स रॉन्ग, एंड अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना होते तो ये स्टेप वाला टैग भी हटा देते, जो कि बहुत ही फक्ड अप सिनेरियो है। एंड वैटपैड के राइटर्स ही बस इस तरीके की चीजें इमेजिन कर सकते हैं। पर मूवीज लाइक 365 डेज, द किसिंग बूथ एंड अभी कुल्पा मिया, वो पैशनेट प्यार को दिखाते हैं जिसे कुछ औरतें अपनी पूरी जिंदगी में जी ही नहीं पाती। And I'm not talking about the incest. It's wrong. It's fucked up. I'm talking about that intimacy, that passion जो सपने दिखाती है कि यार इस तरीके का भी प्यार किया जा सकता है, हो सकता है। And absolutely there is no harm in dreaming about this kind of love कि मेरी intimacy इतनी passionate तो होनी चाहिए कि आग ही लग जाए। बट जो बड़ी सी प्रॉब्लम है वो है आइडियलाइजेशन को लेकर, कि इन पिक्चर को आइडियलाइज करना, कि स्टैंडर्ड बनाना कि इस भयंकर अमीर आदमी ने मुझसे प्यार किया जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट भी है, केयरिंग भी है, एग्रेसिव भी है, प्यार भी करना जानता है, केयर भी करना जानता है। वो आइडियलाइजेशन हर्ट्स द मोस्ट। तो मैं वो बात समझ पाता हूँ कि वो प्यास आ कहाँ से रही है, पर दिस मूवी इज़ नॉट द स्टैंडर्ड जिसे आप देखकर वो ख्वाब देख सको कि हाँ प्यार ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। The entire Fault trilogy is painfully cringe. बहुत ही ज़्यादा cringe है, बहुत बुरी पिक्चर है। It feels like it's written from a mind of a 16-year-old to please 12-year-olds, as if that's what true love is. Passion, intimacy and that waiting game कि मर्दों में कमी है, थोड़ा प्यार कैसे करते हैं वो सीखने की ज़रूरत है। मगर इस पिक्चर से तो बिल्कुल भी नहीं। सस्ती मस्ती अपनी जगह है, रोम कॉम मूवीज का सबसे बड़ा शक्कर मैं हूं, पर आई कैन पॉइंट आउट अ बैड मूवी व्हेन आई सी वन। तो यहाँ पे बिना टीनेजर्स के साथ आर्ग्यू किए एंड बिना इसे किसी तरीके की पोइट्री कहे, मैं ये बात पूरी तरीके से छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि एक अबॉमिनेशन को मैंने सर्वाइव किया। एंड अगर इस जंग में भविष्य में मेरी कभी भी आगे ज़रूरत होगी तो मैं फिर से लौटूंगा दुनिया को बचाने के लिए। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगा। बाकी तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपने मूवी देख ली है तो आपने इस फिल्म को कैसे सर्वाइव किया, एंड अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ ठीक है। बाकी आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।